everyone, I hope that you all are doing well. So in this detailed video, I am going to discuss the very important topic which is important for long theories of attribution. So this is the part 3 of social psychology subject. So let's discuss the introduction of what is social perception and what is the definition of attribution. Then we are going to discuss the two theories, which is Jones and Davis and Calais theory of causal attribution. Social perception is the process through which we seeks to know and understand others people. अब सोशल परसेप्शन है क्या? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग दूसरों को समझते हैं. सोशल रिलेटेड टू सोसाइटी, मतलब दूसरों को समझना और उनको अंडरस्टैंड करना, ये कहलाता है सोशल परसेप्शन. परसेप्शन इज़ व्हाट हाउ वी परसीव और हाउ वी इंटरप्रेट या हाउ वी अंडरस्टैंड. परसेप्शन का मतलब ये होता है, अगर हम एज अ होल मतलब देखें परसेप्शन का. इसका जो सोशल परसेप्शन का मेजर ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लोगों ने दूसरों को किस तरह समझना है, इंफॉर्मेशन को किस तरह गैदर करना है और लोगों को किस तरह एनालाइज करना है. अब एट्रीब्यूशन की आपने यहाँ से सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन करनी है. एट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में हमारे पास आता है द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ कॉज टू वंस ओन बिहेवियर एंड दैट ऑफ अदर्स इज़ नॉन एज एट्रीब्यूशन. एट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि हम कोई कॉज देते हैं, कोई वजह बताते हैं एक सर्टन बिहेवियर की. वो अपना भी बिहेवियर हो सकता है और वो दूसरों का बिहेवियर भी हो सकता है. अब इसके अंदर जो है ना, वो मेनली दो जो है हम मेजर टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे जो हाइडर ने दिए थे. ये है 2 टाइप्स ऑफ कॉजल एट्रीब्यूशन. हम लोग यहाँ पे कॉजल एट्रीब्यूशन को डिस्कस करें, ठीक है. और पहली वाली है डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन और दूसरी है सिचुएशनल एट्रीब्यूशन. अब ये हाइडर ने दी है. डिस्पोजिशन एट्रीब्यूशन क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि कोई बिहेवियर अकर हुआ है ड्यू टू इंटरनल कॉज, ड्यू टू इंटरनल एट्रीब्यूशंस, ड्यू टू इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स. अब हम एक लाइन में देख लेते हैं. परसीविंग अ पर्सनस एक्शन एज स्टेमिंग फ्रॉम स्टेबल करेक्टरिस्टिक सच एज अ पर्सनैलिटी. अब आपको जब मैं सिचुएशनल एक्सप्लेन करूँगी तब आपको डिस्पोजिशन की ज़्यादा अच्छी समझ आएगी. सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि बिहेवियर डिपेंड करता है. सिचुएशन के अंदर बिहेवियर रिस्ट्रिक्टेड होता है, जबकि यहाँ पे बिहेवियर रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता. परसीविंग द कॉज ऑफ अ पर्सनस एक्शन एज ड्यू टू सिचुएशनल फोर्सेस. अब यहाँ पे मैं डिस्पोजिशन की एग्जांपल देती हूँ, तब आपको और अच्छी समझ आएगी. और फिर सिचुएशन की एग्जांपल देती हूँ. डिस्पोजिशन के एग्जांपल में ये आ जाएगा कि आप अपने फ्रेंड का इंतज़ार कर रहे हैं और फ्रेंड हो गया लेट. अब आप क्या कहेंगे? डिस्पोजिशन एट्रीब्यूशन में आप उसकी क्या वजह बताएंगे? हमने एक बिहेवियर को की वजह बतानी होती है ना, टू सेटिस्फाई आवरसेल्फ, ठीक है. ये जो बिहेवियर हो रहा है ये इस वजह से हुआ है, कॉज बताना था. तो इंटरनल कॉज क्या बनेगा? इंटरनल कॉज ये बनेगा जो उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड होगा. मतलब आपका जो दोस्त है वो पंक्चुअल नहीं है, या वो आपकी केयर नहीं करता, वो आपके टाइम को इम्पॉर्टेंट नहीं समझता, तो ये उससे रिलेटेड, उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड ट्रेड्स हैं. समझ आ गई? और अगर हम सिचुएशन में देखें ऑन द अदर हैंड, तो अगर आपका जो फ्रेंड है वो लेट है, तो आप ये कहेंगे कि मेरा फ्रेंड इसलिए लेट है क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस गया या कोई इमरजेंसी हो गई होगी, इसकी वजह से वो लेट हो गया. यहाँ पे क्या, वो सिचुएशन पे आपके फ्रेंड का बिहेवियर डिपेंड कर रहा है. ये हाइडर ने दो जो थी ये टाइप्स दी हैं कॉजल एट्रीब्यूशन की. अब हम कर लेते हैं थेरीज, विच इज़ आर मेन टॉपिक. ये सारा जो है ना ये इंट्रोडक्शन में आता है, और थेरीज जो है ये मेन और मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जोन्स और डेविस की थेरी, ये इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, 1965 में दी थी. अब इसको कहते हैं, इसका दूसरा नेम है थेरी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट इन्फेरेंस थेरी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट इन्फेरेंस. अब इसके अंदर क्या होता है, मैं आपको पहले ओवरव्यू बता देती हूँ, फिर मैं आपको इसको जो है ना वो कंटेंट इसका सारा पढ़ाती हूँ. कॉरेस्पॉन्डेंट इन्फेरेंस के अंदर क्या होता है कि ये थ्योरी ये कहती है कि एट्रीब्यूशन हमने क्या बिहेवियर को देना है. एट्रीब्यूशन हमने डिस्पोजिशनल देना है, इंटरनल बिहेवियर का कॉज बताना है कि सर्टन बिहेवियर हुआ है तो वो इंटरनल की वजह से हुआ है, कोई इंटरनल ट्रेड या पर्सनैलिटी ट्रेड की वजह से हुआ है. इसके अंदर जो है उसने 5 सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन बताई है और वो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे. तो ये था एक छोटा सा जनरलाइज ओवरव्यू. अब हम इसको कंटेंट वाइज डिस्कस करते हैं और हेडिंग वाइज. Theory of correspondent interference explain how how we use information about others' behavior as a basis for inferring their trait. The theory is concerned with how we decide on the basis of others' overt actions whether they possess a specific trait or dispositions likely to remain fairly stable over time. Often individuals act in a certain way not because doing so reflects their own preference or traits, but rather
बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर लीव देम लिटिल चॉइस। अब यहाँ तक मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ 3 पॉइंट्स के अंदर। मैंने इसलिए पहले पढ़ ली ताकि आपको समझ आ जाए कि ये इसके अंदर क्या बताना चाह रहा है। अब मैं उर्दू में आपको बताती हूँ। जॉन्स एंड डेविस की थ्योरी में क्या ये कह रहे हैं, जॉन्स और डेविस ये कहते हैं कि हमने बिहेवियर को किस तरह जो है ना रिकॉग्नाइज करना है, हमने किस तरह इंफॉर्मेशन को गैदर करना है टूवर्ड्स द अदर बिहेवियर। इन्होंने अदर दूसरों के बिहेवियर से रिलेटेड जो है ना वो ऑब्जर्वेशंस बताई हैं। सो यहाँ पे पहले ये है कि आपने इन्फर करना है पर्सनल ट्रेट के ऊपर, आपने रिलाई करना है पर्सनल ट्रेट के ऊपर, आपने रिलाई करना ओवर्ट एक्शंस। व्हाट इज ओवर्ट एक्शन? ओवर्ट एक्शंस आर आल्सो नॉन एज ऑब्जर्वेबल एक्शंस। जो एक्शंस या जो हम थॉट्स या फीलिंग्स और जो इवेंट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं उनको ओवर्ट कहते हैं, और एक्शंस का आपको पता है। सो हमने किस चीज़ पे फोकस करना है? इन्फेरिंग द ट्रेट्स या पर्सनैलिटी। फिर दूसरा ओवर्ट एक्शंस पे फोकस करना है, और तीसरा ये है कि हमने जो है ना वो प्रेफरेंस पे जो है ना ऑन पर्सनस ऑन प्रेफरेंस या ट्रेड पे फोकस करना है। यहाँ पे ये भी वजह हो सकती है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स ने सर्टन जो है ना वो कॉज के अंदर जो है वो लिमिटेड चॉइस दी हुई है, इसकी वजह से भी ये बिहेवियर जो है वो शो होता है। अब एग्जांपल जब मैं डिस्कस करूँगी तो और आपको क्लियर हो जाएगा। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं कि एक जो है ना आप किस तरह एक हॉस्टाइल एक ड्रोने एक्शन को किस तरह कहेंगे कि ये डिस्पोजिशन के अंदर लाई करता है। आपने इसके कॉन्टेक्स्ट पहले बताना है और फिर आपने इस थ्योरी के मुताबिक बताना है। यहाँ पे लिखा है हाउ वी इन्फर दैट अ हॉस्टाइल एक्शन इज ड्यू टू एन अंडरलाइंग डिस्पोजिशन टू बी हॉस्टाइल। अब यहाँ पे आपने कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करने, यहाँ पे 2 कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं, एक सिचुएशनल और एक डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन विच इज रिलेटेड टू पर्सन्स इंटरनल एट्रीब्यूशंस या इंटरनल ट्रेड्स या करेक्टरिस्टिक्स, एंड सिचुएशन विच डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन द आउटसाइड एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे ये हो सकता है या तो आउटसाइड एनवायरनमेंट ने उस पर्सन को सर्टन वे में एक्ट करने पे मजबूर किया, या तो उसका अपना ट्रेड है कि वो ज़्यादा डरा डरा रहता है। सो यहाँ पे हम जॉन्स एंड डेविस ने क्या है कि हम थ्योरी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट इन्फेरेंस के अंदर वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि इससे रिलेटेड है कि हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव है वो क्या है डिस्पोजिशन, मतलब जो इंटरनल ट्रेड को शो करा, हम वो वाली चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, दीज एक्सपीरियंसेस आर जज टू बी मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर एलिमिनेटिंग पर्सनस करेक्टर। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह के जो बिहेवियर है ना वो पर्सनस के करेक्टर को या पर्सनैलिटी को शो करते हैं, उनकी नेचर बताते हैं इस तरह के बिहेवियर को। अब हम 5 सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड, वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से 5 सोर्सेज हैं जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं और जान सकते हैं कि ये कौन सा बिहेवियर है। पहले मैं नाम दे देती हूँ फिर एक्सप्लेनेशन दूंगी। फ्रीली चूजन बिहेवियर, बिहेवियर विद नॉन कॉमन इफेक्ट, सोशली अनडिजायरेबल बिहेवियर। फिर हमारे पास आता है बिहेवियर दैट हैज़ अ पर्टिकुलर या बिहेवियर इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल रोल, और फिर प्री एग्जिस्टिंग एक्सपेक्टेशंस। ये बहुत आसान थ्योरी है, इसके जो है ना उम्मीद है कि आपको मुश्किल नहीं लग रही होगी। तो फ्रीली चूजन बिहेवियर हम करते हैं। अब आपने ये मैंने इक्वेशन बनाई हुई, इसी के मुताबिक आपने लाइन बनानी है। फ्रीली चूजन बिहेवियर इज इक्वल्स टू इंटरनल डिस्पोजिशन। अगर बिहेवियर फ्रीली चूज है तो उसका मतलब है कि ये डिस्पोजिशन बिहेवियर है। डिस्पोजिशन बिहेवियर का मतलब इंटरनल ट्रेड्स शो कर रहा है, इंटरनल एट्रीब्यूशन शो कर रहा है। अब एग्जांपल देती हूँ। अब एक पर्सन है वो बगैर प्रेशर के, बगैर सोसाइटी प्रेशर के या बगैर किसी रिवॉर्ड के डोनेट कर रहा है फॉर एजुकेशन, तो ये इसका फ्रीली चूजन बिहेवियर है। इसके अंदर उसकी इंटरनल फैक्टर्स इंटरनल एट्रीब्यूशंस इन्वॉल्व है, ना कि एक्सटर्नल या सिचुएशनल इन्वॉल्व नहीं है। फिर आता है बिहेव विद नॉन कॉमन इफेक्ट। अब बिहेव विद नॉन कॉमन इफेक्ट का क्या मतलब है कि ऐसे बिहेवियर जिनका नॉन कॉमन इफेक्ट है, जो आम नहीं है, उन बिहेवियर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब ऐसे बिहेवियर जो आम नहीं है वो जो है वो आपकी इंटरनल ट्रेड्स को या फिर डिस्पोजिशन को शो कर रहे हैं। अब ये मैंने एग्जांपल यहाँ खुद लिखी है, एग्जांपल लिखना लाजमी नहीं है लेकिन मैंने लिखी है ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए, और अगर आप भी लिखेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। If a person volunteers to spend their weekends helping at local animal shelter without any external pressure or reward, we might attribute this behavior um, to their genuine compassion and love for animals. This behavior is not common for everyone, and the effect of helping animal without any personal gain is a deeper एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। अब आपको पता है कि अगर कोई इंसान अपने वीकेंड्स स्पेंड कर रहा है बगैर किसी एक्सटर्नल प्रेशर के या बगैर किसी रिवॉर्ड पे एट अ लोकल एनिमल शेल्टर, काम
जो है ना वो पैसों के लिए नहीं कर रहा, तो ये क्या उसकी इंटरनल ट्रेट शो करती है। किस तरह के इंटरनल ट्रेट कि वो उसकी इंटरनल ट्रेट कंपैशनेट की, उसकी इंटरनल ट्रेट जो कि है एफिलिएशन की, उसकी इंटरनल ट्रेट जो कि रिलेटेड है लव से रिलेटेड कि वो एनिमल्स को प्यार करता है। सो ये जो है ये किसी दबाव या प्रेशर के अलावा, और ये बहुत कॉमन नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग अपने वीकेंड स्पेंड नहीं करते, तो ये नॉन कॉमन इफेक्ट के अंदर आएगा। फिर आता है सोशली अनडिजायरेबल बिहेवियर। इसके अंदर हमारे पास आ जाता है कि ये काउंटर नॉर्मेटिव है, ये ऑपोजिट वे में एक्ट करता है। अब आपको पता है कि जो सोशली डिज़ायरेबल बिहेवियर होते हैं वो सोसाइटी कंट्रोल रखती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अब चोरी करना जो है ना वो बुरी बात है, एक जो है वो सज़ा है, क्रिमिनल है, जो चोरी करता है वो क्रिमिनल कहलाता है, अलाउ नहीं है चोरी करना। अब क्या कह सकते हैं हम सोशली अनडिज़ायरेबल बिहेवियर में और सोशली डिज़ायरेबल बिहेवियर में क्या फ़र्क है, हमने पहले ये देखना। अनडिज़ायरेबल बिहेवियर जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस डिस्पोजिशन को शो करता है, और जो डिज़ायरेबल बिहेवियर है वो शो नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे इंडिविजुअल्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। किस तरह से रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, सोसाइटी से रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि अगर वो कोई गलत एक्ट करेंगे तो उनको सज़ा मिलेगी। सो यहाँ पे जो है ना वो डिस्पोजिशन नो और लिटिल मेंशन है, लेकिन जो सोशली अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है वहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। अब आपने जो है ना आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, और आपने जो है ना सिर्फ एग्जांपल्स नोट करनी है, तो आप वो नोट कर लीजिएगा साथ साथ। इफ़ एन इंडिविजुअल डिलिबरेटली वेंडलाइज, मतलब तोड़ फोड़ करें पब्लिक प्रॉपर्टी विदाउट एनी अपेरेंट मोटिव और एक्सटर्नल प्रेशर, observer might infer that the person has a disposition towards destructiveness or disregards for rules and societal norms. This behavior is not common or expected in most, and the negative impact of vandalism suggests a deeper aspect of person's personality that lead to socially undesirable action. अब इसके अंदर क्या होता है कि सोशली अनडिज़ायरेबल एक्शन, अगर आप किसी इंडिविजुअल को नोट करें कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ कर रहा है, उसको वेंडलाइज कर रहा है, सो ये एक ऐसा मोटिव है, और अगर वो एक कंडीशन है कि वो इस एक्सटर्नल प्रेशर या किसी रिवॉर्ड के बगैर कर रहा है, सो ये उसकी नेचर को शो कर रहा है, ये उसकी डिस्पोजिशन को शो कर रहा है। किस तरह के डिस्पोजिशन के, वो डिस्ट्रक्टिवनेस को पसंद करता है, वो सोसाइटी के रूल्स तोड़ने में पसंद करता है, तो ये जो है वो आज़ाद इन अ वे जो है बिहेव करे। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि ये जो है ये डिस्पोजिशन को शो करता है, सोशली अनडिज़ायरेबल बिहेवियर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि नेक्स्ट पेज पे है। बिहेवियर इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। अब हमने अनडिज़ायरेबल बिहेवियर डिस्कस कर लिया, लेकिन समटाइम्स जो डिज़ायरेबल बिहेवियर है वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, और वो भी डिस्पोजिशन को शो करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये जो इंसान है वो बाय नेचर ही अच्छा है, इसकी तरबियत अच्छी हुई है, तो वो भी तो होता है ना कि वो फितरी तौर पे ऐसा होता है। डिस्पोजिशन का मतलब फितरी तौर पर जो आपकी फितरत है वो उसके मुताबिक आपने बिहेव करना होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं व्हेन समवन्स बिहेवियर अलाइंस विद सोशल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन, इट कैन स्टिल बी सब्जेक्ट to correspondent inference, especially if the behavior is perceived as freely chosen, unexpected, and has a non-common effect. If a person helps an elderly neighbor carrying groceries, a behavior that aligns with social rules of kindness and community support, observers may still attribute this behavior to the person disposition if it is done voluntary and without external pressure. So ये आपको समझ आ गई होगी कि जो अगर एक इंडिविजुअल जो है वो सर्टेन इंडिविजुअल हेल्प कर रहा है किसी एल्डरली लेडी की, तो वो भी ये ऑल्दो एक सोशल कल्चर में आते हैं, सोशल नॉर्म्स में आते हैं, कम्युनिटी जो है उसके अंदर आते हैं, कम्युनिटी सपोर्ट के अंदर। और लेकिन जो है ना ये डिस्पोजिशन के अंदर भी आते हैं कि वो उसकी नेचर शो करे। अब प्री एग्जिस्टिंग एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? प्री एग्जिस्टिंग एक्सपेक्टेशंस के अंदर होता है कि वो ज़्यादातर डिस्पोजिशन को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके दोस्त ने किसी ऐसी लड़की से शादी की जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है लेकिन वो मीन है, वो इंटरनल उसकी ब्यूटी नहीं है बल्कि उसने एक्सटर्नल देख के ब्यूटी उसको शादी की है, तो आप क्या कहेंगे कि आपके जो दोस्त है वो केयर करता है ज़्यादा फिजिकल ब्यूटी पे, नॉट द पर्सनैलिटी और द इंटरनल ब्यूटी। तो ये है प्री एग्जिस्टिंग एक्सपेक्टेशन, कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ चीज़ों को देख के आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इस तरह होंगी। जिस तरह आपने देखा कि आपका जो फ्रेंड है वो जो है वो मीन लड़की से शादी करे, तो आपने एक एट्रीब्यूट जो है ना आपने एक कॉज दिया कि आपका जो फ्रेंड है वो ब्यूटी को एडमायर करे, ना कि पर्सनैलिटी या फिर जो उसके इंटरनल ट्रेड है या वेल्थ को एडमायर नहीं कर रहा। अब यहाँ पे हम सम अप करते हैं इसकी थ्योरी को क्या है। अब इसकी थ्योरी ने 3 मेन बातों पे फोकस किया। जो फ्रीली चूजन बिहेवियर है वो जो है वो डिस्पोजिशन शो करते हैं,
जो यील्ड डिस्टिंक्ट और नॉन कॉमन इफेक्ट है वो जो है वो डिस्पोजिशन शो करते हैं, और जो सोशल लो इन सोशल डिजायरेबिलिटी वो डिस्पोजिशन शो करते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड. And if you found this video helpful and good, so please like, share and subscribe my YouTube channel. Or in this, the part number 4, I'm going to discuss another important theory, which is Callis theory of causal attribution. और इन दोनों के notes मैं इसके description में लगा दूंगी, तो आप वहाँ से download भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं. So thank you for watching this video.